गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं जिसमें हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स को कम्प्लीटली समझाया। अब वो समझ में आ गया है तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 3 की, जो है चैप्टर 3 आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे है। मैंने वो चैप्टर जियोमॉर्फिक चैप्टर क्यों पहले लिया था वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कारण सिर्फ इतना था, जैसे यहाँ पर लिखा है कि लैंडस्केप, अर्थ जो लैंडस्केप है फॉर्म कैसे हुआ, कारण उसका एंडोजेनेटिक फोर्स था, एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो अब ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है ये बताने के लिए मैंने वो चैप्टर पहले कंप्लीट किया था। अब मेरे ख्याल से आपको ये यहाँ पर डाउट नहीं हुआ। आफ्टर दैट इस बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको, एक मिनट, कि सुनामी हो गया, आपका ये सुनामी हो गया, फिर अर्थक्वेक वगैरह किस तरीके से यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं। ओके, ये क्यों पैदा हो रहे हैं, ये क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सबको समझने के लिए बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस चैप्टर को यहाँ पर ये पूरी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर समझाई गई हैं। ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमें ये समझना होगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट के नीचे, क्योंकि अर्थक्वेक, वोल्केनो, करप्शन ये सारे क्रस्ट के नीचे हो रहे हैं, जो कि आपका लिथोस्फीयर क्रस्ट के नीचे पार्ट का है। तो ये यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं दैट जो यहाँ पर हो रही हैं जिसके कारण ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उसको पढ़ने के लिए, ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर कुछ सोर्सेज देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एट द डीपेस्ट पार्ट पहुंच जाएं, कैसे, फिर या फिर पॉसिबल नहीं है तो किन तरीकों से हम साइंटिस्टों ने ये सारी चीज़ें पता की हैं, वो सारा यहाँ पर चैप्टर्स में रिवील किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है कि अर्थ की जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर, ये अपने आप में ही यूपीपीसीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दैट अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर्स, और इतना नीचे कोई भी नहीं पहुँच सकता है। कारण आपको पता है, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, इसके कारण आप इतना नीचे नहीं पहुँच सकते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली अब क्या, फिर ये पता कैसे किया जाए कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि इंडिया पार्ट ऑफ द अर्थ कैसे है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने कुछ डायरेक्ट सोर्सेस रिवील किए हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस रिवील्स किए हैं। बात करते हैं हम पहले डायरेक्ट सोर्सेस की। डायरेक्ट सोर्सेस में या तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। या तो हम सबसे पहले माइनिंग कर सकते हैं। अब माइनिंग करेंगे तो माइनिंग आपको पता है ही, माइनिंग क्या होती है। तो उसमें अगर हम डीपेस्ट, कितना डीपेस्ट अभी तक पहुंचे हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका है, वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है, उससे डीप हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर, तो उससे ज़्यादा डीप जा नहीं पा रहे हैं। इसी पर 3 से 4 किलोमीटर में जो भी सोर्सेज, जो भी मटेरियल्स हमें मिले उससे हमने रिवील्स किया कि वहाँ की जियोलॉजी कैसी है। आफ्टर दैट कुछ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, ओके, एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। जो डीपेस्ट ड्रिल अभी तक हुई है वो कोला में हुई है, आर्कटिक ओशियंस में, वो 12 किलोमीटर तक हो पाई है सिर्फ। आफ्टर दैट इट वाज नॉट पॉसिबल कि ये हो पाए। थर्ड सोर्स क्या है आपका, वोल्केनिक एरप्शन है थर्ड सोर्स। इसमें जो आपका बेसिकली मोल्टन मैग्मा जो बाहर आता है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा जो बाहर आ रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे उससे एक साथ क्या होते हैं, कई सारे डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है कि अंदर क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो ये 3 सोर्स हैं आपके, माइनिंग हो गया आपका, ड्रिलिंग हो गया, एंड वोल्केनिक एरप्शंस। ये 3 सोर्सेज हैं जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये 3 डायरेक्ट सोर्स हैं। इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट सोर्स में सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले जो बेसिक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सरफेस से और इसके डेप्थ जाते जाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होंगे, बेसिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होगा, आल्सो द डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, आपकी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ these characteristics knowing the total thickness of the earth. Scientists have estimated the value of temperature, pressure and the density at different depths. अब जो ये वेरिएशन हमें पता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी क्या है, बेसिकली वो इंक्रीज होगी, करेक्ट। तो यहाँ पर अब या तो फिर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होती है चेंज, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर,
ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर नहीं होती है। आउटर कोर, इनर कोर एक लिक्विड पार्ट है आपका, ठीक है, एथोस्फेनोस्फीयर यहाँ पर है। तो बेसिकली ये क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, तो मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ पर मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पे एक कोई भी हो सकता है किसी और स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इस एक कोई भी। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता पड़ती है कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी से हमने इस चीज़ को फाइंड आउट किया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो क्या है, वो है मीटोर्स। अब ये क्या है, जैसे कि आपको पता होगा मीटोर्स आते हैं, ठीक है, वो उनका बेसिकली वो ज़मीन पर जब आते हैं, टकराते हैं अर्थ से एंड फॉल डाउन होते हैं, तो उनका बेसिकली क्या होता है, जो इनमें मटेरियल्स होता है, ठीक है, द मटेरियल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटोर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो इनमें जो भी मटेरियल्स हमें मिलता है उससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि अर्थ की, बेसिकली अर्थ के क्रस्ट के नीचे जाते जाते कौन कौन से हमें यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो है वो है आपका ग्रेविटेशन। अब आपको ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन क्या होता है, F=G m1m2y/r², ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी ये डिस्टेंस बढ़ेगी, ये डिस्टेंस बढ़ेगी सेंटर से, जैसे जैसे आपकी ये डिस्टेंस बढ़ेगी, रेडियस, ये दूरी जैसी जैसी आपकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होना, कम होगा, राइट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट इक्वेटर, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पर बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट इक्वेटर कैसा होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इक्वेटर पर ज़्यादा कम होगा और पोल्स पर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर वो ज़्यादा है देन एट द पोल्स, ठीक है। इसी तरीके से एक तो ये फैक्टर हो गया रेडियस पे डिपेंड, दूसरा ये मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरे किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। इफ द ग्रेविटेशनल वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। तो जैसे जैसे अब हम डीप जाएंगे तो मास का अगर जिस तरीके से वेरिएशन होगा उसी तरीके से जो ये वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी डिफर करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनामोली, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी एनामोली। तो जो वो वैल्यू है वो डिफरेंस आएगी, उससे साइंटिस्टों ने ये पता किया है कि अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मिनरल्स मटेरियल्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल हमें देखने को मिलेंगे एंड दैट में डिफरेंट स्टेज भी हो सकता है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक सर्वे, मैग्नेटिक सर्वे से क्या बेसिकली आपका मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आपने अभी पढ़ेंगे आगे हम सियाल, सीमा, सो ये क्या है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें डिफरेंट वेरी करती हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी जो रीडिंग होती है वो भी यहाँ पर डिफरेंट वेरी करती है। तो उससे हमने इनडायरेक्ट सोर्स है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने के लिए। आफ्टर दैट आपका सीज्मिक एक्टिविटी। अब अर्थक्वेक किस तरीके से आपका करता है, अब अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, दो टाइप की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो आपकी बॉडी वेव्स हैं वो है पी वेव्स, एस वेव्स एंड ये तो बेसिकली एल वेव्स है, सरफेस वेव्स। अब आप यहाँ पर ये देखें कि जो आपकी एस वेव्स है जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो आपका लिक्विड से नहीं पास आउट होती है। जब लिक्विड से पास आउट नहीं होती, और पी वेव्स क्या है, इसका जो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाता है जब मीडियम चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड। तो ये सब चीज़ें जब देखी गई, अभी हम आके देखेंगे शैडो जोन वगैरह में, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, ठीक है। ये शॉर्ट ब्रीफ है, अभी डिटेल्स में इसको देखते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर ऑफ द इंटीरियर। सीस्मिक वेव्स को पढ़ा तो वहाँ से हमें कंप्लीट पिक्चर देखने को मिल गई इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, आपका कौन सा स्टेज लिक्विड में है, कोर लिक्विड में है, मेंटल लिक्विड में है, सॉलिड में है, क्रस्ट आपका लिक्विड में है, सॉलिड में। तो ये सारी चीज़ें हमें सीस्मिक वेव्स से आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पर रिबिल्ड हो गई। अब अर्थक्वेक है क्या बेसिकली, अर्थक्वेक एक सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो इट्स अ शेकिंग ऑफ द अर्थ। धरती जब हिलती है तो बेसिकली उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, ये नेचुरल इवेंट है। जब आपके डैम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं होते थे तब भी अर्थक्वेक आपके आते थे, ठीक है, ये नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये पूरा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है।
एक और डेफिनेशन आप है अर्थक्वेक की, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, दैट अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वही चीज लिखी है यहाँ पर, शेकिंग ऑफ द अर्थ, वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस caused by the elasticity और the isostatic adjustment of the rocks। अब isostatic adjustment क्या होता है? isostatic जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका जितना, जैसे कि माउंटेन जितना आप ऊपर देखते हैं उतना ही माउंटेन्स वो नीचे को देखते हैं, ठीक है। तो जब ये दो चीज़ें दोनों एडजस्ट होती हैं, दोनों अपनी हाइट्स को एडजस्ट करती हैं, बैलेंस कर सकें ईच अदर्स, तो उसके कारण क्या है आपका अर्थक्वेक कॉज होता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एक लाइन देखी थी, वो लाइन क्या है आपका कि यहाँ से बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती कैसे है, अर्थ से करता क्यों है, अब हम इसको डिटेल्स में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये आपके रॉक्स हैं, ठीक है, ये आपके रॉक्स हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी एक रॉक्स है, यहाँ पे भी एक रॉक्स है, यहाँ पे भी एक रॉक्स है। सो नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पर आपका एक फॉल्ट लाइन है, ये आपकी क्या है, फॉल्ट लाइन है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो रॉक्स हैं दे ट्राई टू मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ड्यू टू ये ओवरलाइंग जो रॉक्स है और ये आसपास जो सराउंडिंग में रॉक्स हैं वो इसको रोके रखेगी, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक जब एनर्जी ज़्यादा हो क्रिएट हो जाएगी, ये रॉक्स क्या होंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ठीक है, ये दूर हो जाएंगे, या फिर एक के ऊपर एक इस तरीके से, जब हमने इस तरीके से नॉर्मल फॉल्ट या फिर रिवर्स फॉल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी, जो ये एनर्जी रिलीज होगी इस चारों डायरेक्शन में एनर्जी जब रिलीज होगी तो इसके कारण क्या होगा, आपका अर्थक्वेक आएगा। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। A fault is a sharp break in the crystal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions. यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। As the overlying rock strata press them, the friction locks them together. तो वो overlying जो rocks है वो उनको क्या करेगा, वो एक दूसरे से दूर जाने पर उन्हें रोकेगा फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। लेकिन जो उनकी टेंडेंसी एक दूसरे से दूर जाने की, वो क्या होगी, ओवरकम करेगी फ्रिक्शन को, और वो कहीं कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसके कारण क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी सारी डायरेक्शन से, और वहां पर क्या होगा, आपका अर्थक्वेक कॉज होगा। अब यहाँ पर एक ये फिगर देखो आप, ये बेसिकली क्या है, आपका ये क्रस्ट है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो ये बेसिकली फोकस है, इसको ये फोकस है, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। फोकस वो पार्ट होता है जहां से एनर्जी रिलीज होना चालू होती है, उस पार्ट को फोकस कहते हैं। इस पर बड़ा कंफ्यूज किया जाता है हाइपोसेंटर और एपिसेंटर पर, तो याद रखिएगा हाइपोसेंटर वो पार्ट है जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और एपिसेंटर वो पार्ट है जहां पर सबसे पहले एनर्जी टच करती है, वो आपके फोकस के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगी, तो वो क्या है आपका, वो आपका एपिसेंटर होता है। तो ये दो पॉइंट भी याद रखना है। अभी यहां पर आता है कि अर्थक्वेक वेव्स हैं क्या, बेसिकली आपकी यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो कहाँ पर प्लेस करते हैं, लिथोस्फीयर में प्लेस करते हैं आपके, ठीक है, आपके वो कहाँ पर प्लेस करते हैं, लिथोस्फीयर में प्लेस करते हैं। दैट मीन्स कि लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन, अब यहाँ पर लिथोस्फीयर होता क्या है, लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका सरफेस है अर्थ का, तो इसके 200 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, स्टेटमेंट में आ सकता है। सो याद रखिएगा, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है ये देख लिया हमने। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है इन अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने के लिए, वो उसको कहते हैं हम सीज्मोग्राफ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीज्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। एंड अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक बॉडी वेव्स होती है, एक सरफेस वेव्स होती है। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। मतलब कि क्या है, ये देखो आप, बॉडी वेव्स किसको बोलेंगे, बॉडी वेव्स हम बोलेंगे ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होना चालू हुई, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम बॉडी वेव्स। जब तक इसने सरफेस को टच नहीं किया दे कॉल्ड एज द बॉडी वेव्स, और जब ये सरफेस टच हो गया उसके बाद ये क्या हो जाती है, उसके बाद हो जाती है सरफेस वेव्स, ठीक है।
सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम गिव्स बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, जैसे ही बॉडी वेव्स ने इंटरेक्ट किया, सरफेस पर आके इंटरेक्ट करना चालू किया, वहां पर नई वेव्स जनरेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। The velocity of wave change as they travel through materials with different densities। बनी बात है, जैसे कि आप सॉलिड में जा रहे हो तो फास्ट होगी, लिक्विड में कम होगी, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और एस वेव्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा डेंसर होगा मटेरियल उतनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है तो वहाँ पर आपका स्पीड क्या होगी, वो आपकी हाई होगी। और जैसे जैसे मटेरियल आपका चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड स्टेज चेंज होगी, वहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों देखने को मिल सकते हैं। वो देखेंगे हम कैसे देखने को मिलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स, पी एंड एस वेव्स को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे क्या किन किन बातों पर बात करेंगे, हम वेलोसिटी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एस वेव्स के कंपेरिजन में पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है और वो सबसे पहले आपका क्या होगा, जो अर्थ सरफेस है उसको टच करेगा, ठीक है। ये किसके सिमिलर होते हैं, दे आर सिमिलर टू द योर साउंड वेव्स, ओके। वो सिमिलर किसके होते हैं, साउंड वेव्स के सिमिलर होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, दे आर सिमिलर टू योर साउंड वेव्स। ये जो वेव्स होती है ना, आप इस तरीके से कंप्रेशन, एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं हम साउंड वेव्स, ठीक है। और ये ट्रेवल किस में कर सकते हैं, 3 पॉइंट याद रखिएगा। दे कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, तीनों में ये ट्रेवल कर सकते हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट पर हम एस वेव्स से उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। एस वेव्स क्या होता है, बेसिकली आपका सेकेंडरी वेव्स है और ये बाद में टच करती है, पी वेव्स के बाद टच करती है। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, पी वेव्स से कम होती है। अब वेलोसिटी कितनी कम होती है, इट इज नियरली अबाउट 40% लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स, करेक्ट। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये भी है कि ये सिमिलर किसकी होती हैं, ये लाइट वेव्स के सिमिलर होती हैं। ये इस तरीके से मूव करती हैं, लाइट वेव्स के सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जो भी बोले। आफ्टर दैट ये ट्रैवल किस में करती हैं, ट्रैवल सिर्फ आपके सॉलिड स्टेट में मटेरियल्स में ट्रैवल करती हैं, ये आपके बाकी में नहीं करती हैं। तो इसी के कारण क्या हुआ, इसी के कारण साइंटिस्टों ने बेसिकली जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसके बारे में पता किया कि कहाँ पर अभी आप देखेंगे ना, ये जो देखेंगे ना शैडो वेव्स, यहाँ से आपको क्लियर आएगा कि कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में साइंटिस्टों को अंडरस्टैंडिंग्स मिली, ठीक है। सो यहाँ पर फिर बताया गया रिफ्लेक्शन कॉज टू रिबाउंड वेरियस रिफ्लेक्शंस मेक अ वेव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। रिफ्लेक्शन जैसे कि ये आपकी वेव्स आ रही है, अब हो सकता है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में जैसी ये इस तरीके से मूव हो रही है, दे कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होती है, रिफ्लेक्शंस में रिबाउंड होता है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फ्लुएंस्ड विद द हेल्प ऑफ द, और ये सारी चीज़ें कैसे पता पड़ी हमको, ये सारी चीज़ें हमें सीज़मोग्राफ से हमने नोट की है। आफ्टर दैट एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो सरफेस वेव्स होती हैं, ये तो बॉडी वेव्स हो गई आपकी। अभी जो सरफेस वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीज़मोग्राफ्स, और जो सरफेस वेव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सरफेस वेव्स के बारे में हम और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। These waves are known as the L waves। सरफेस वेव्स को हम L waves बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स, बिकॉज इट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे लंबे समय तक यहाँ ये अर्थ सरफेस पर रहती हैं, ठीक है। अमॉन्ग द 3 टाइप ऑफ वेव्स में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही कवर करती हैं, इसलिए इनको हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है वो सरफेस पर ही देखने को मिलता है हमें इनका इफेक्ट। एंड दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, सबसे कम वेलोसिटी होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं आपकी एस वेव्स, ओ सॉरी सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं आपकी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक और यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, सिंस दीज वेव्स डू नॉट पास थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ। देखिए जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं जिसको हम एस वेव्स बोलते हैं, ये बेसिकली आपके कोर पार्ट से ट्रेवल नहीं करती हैं। ये देखो आप, ये कोर है, क्यों है वो अभी देखेंगे हम। कोर पार्ट से ट्रेवल नहीं करती हैं, तो ये हमको आइडिया दे रहा है कि जो कोर है वो आपका लिक्विड स्टेज में है। आप प्रोपोगेशन जब देखेंगे तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी हमें यहाँ पर।
ओके, प्रोपोगेशन में देखेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट मैनर्स एज दे मूव्स और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पास होंगी वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा। अब पी वेव्स का और सेकेंडरी एस वेव्स का, सेकेंडरी वेव्स का किस तरीके से ट्रेवल करती हैं वो देखेंगे हम। अब इसमें क्या लिखा है, पी वेव वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, दिस exert pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates density difference in the material leading to the stretching and squeezing of the materials. अभी आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बोला था कि जो पी वेव्स होती हैं बेसिकली वो आपकी साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं, इस टाइप से आपकी पी वेव्स हैं बेसिकली आपका। ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये क्या है, ये आपका मटेरियल है, ये मटेरियल है, पी वेव्स यहाँ से पास हो रही है, पी वेव्स यहाँ से पास हो रही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका पैरेलल है ना, मटेरियल की पैरेलल ही तो मूव कर रही है ना। ठीक है, और साउंड वेव्स में क्या होता है, साउंड वेव्स में यहाँ पर आप देखेंगे कंप्रेशन होगा, यहाँ पर कहीं पर टेंशनल हो फोर्स होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि पी वेव्स ही होती है, कहीं पर कंप्रेशन करेगी लीडिंग टू द मटेरियल स्ट्रेचिंग एंड स्क्यूजिंग, कहीं पर उसको दबाएगी, कहीं पर उसको बढ़ाएगी, बेसिकली स्ट्रेच करेगी। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस होगा। इसलिए मैंने बोला था पी वेव्स आपका सिमिलर होती है साउंड वेव्स के। और एस वेव्स की बात करते हैं तो एस वेव्स कैसे ट्रेवल करेगी आपका, एस वेव्स ये आपका मटेरियल है। अब एस वेव्स ऐसे ट्रेवल करेगी, अब ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है ना आपके, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर, ये मटेरियल है, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर इन थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। जाना तो इसी साइड है लेकिन वो ऐसे ट्रेवल हो रही है ना, इसलिए मैंने बोला था एस वेव्स आर सिमिलर टू योर लाइट वेव्स। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब इमरजेंस ऑफ शैडो जोन्स हम देख लेते हैं कि इमरजेंस ऑफ शैडो जोन है क्या आपका। अभी इमरजेंस ऑफ शैडो जोन बेसिकली आप देखेंगे तो ये आप देखो फिगर, अब इसमें आप देखो, सॉरी, ये आपका 105 डिग्री टू 145 डिग्री जो है बेसिकली आपका यहाँ पर देखेंगे ये पी वेव शैडो जोन है आपका। एंड ये आप देखेंगे 105 डिग्री के पूरा, अभी क्या है, ये पूरा आपका बेसिकली देखेंगे एस वेव शैडो जोन है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा 105 डिग्री से 145 पी वेव शैडो जोन है, और 105 के बाद तो कंप्लीटली आपका एस वेव शैडो जोन है। अब ये है क्यों, इसको जानते हैं ये है क्यों। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि है क्यों। ये बेसिकली शैडो जोन होता क्या है आपका, पहले तो ये जान लें। शैडो जोन उस जोन को बोलते हैं, बेसिकली उस स्पेसिफिक एरिया को बोलते हैं जहां पर आपकी वेव्स रिपोर्ट नहीं होती हैं, जहां पर आपकी वेव्स ना पहुंचे उसको बोलते हैं बेसिकली शैडो जोन। The study of the different event reveals that for each earthquake there exist in altogether different shadow zones। जैसे कि हमने देखा कि जो पी वेव्स का शैडो जोन है वो आपका at any distance by object the seismograph located at any distance within 105 degree from the recorded 105 डिग्री के पहले आपका 105 डिग्री के पहले आप देखें तो आपको क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आपको दोनों में आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको पी वेव्स और एस वेव्स दोनों देखने को मिलती हैं। लेकिन 105 से 145 डिग्री के बीच 105 टू 145 डिग्री के बीच में आपको ना पी वेव्स देखने को मिल रही है और ना ही आपको एस वेव्स देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली हो गया शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव्स, और एस वेव्स तो आपको 105 डिग्री 105 डिग्री का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो और सिर्फ जो पी वेव्स का है वो 105 से सिर्फ 145 के बीच है। तो एस वेव्स का जो शैडो जोन है वो क्या है, मच लार्जर देन द पी वेव्स के शैडो जोन से। ठीक है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट आल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये ऐसा है क्यों, अभी हम ये देखते हैं क्या है। ये बेसिकली आपकी, ये देखो ये क्या है आपका, ये यहाँ से आपकी ये इपी सेंटर है। ठीक है, फोकस के जस्ट ऊपर ही होता है। ठीक है, ये सरफेस है आपका, ये देखो आप पी वेव्स आ रही है।
अब हमें पता है कि पीबीएफ्स में बेसिकली जो क्रस्ट है वो आपका सॉलिड स्टेज में है, कोर जो है आपका इनर कोर आउटर कोर में एक आपका बेसिकली लिक्विड स्टेज में है। सो जैसी जैसी ये वेव्स यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर जब मीडियम चेंज होगा तो सॉलिड से जब आप लिक्विड में जाओगे तो ये वेव ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पर ये सॉलिड था, अब ये लिक्विड है, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो गया। ये ऐसा आना चाहिए था, ये रिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स, ये रिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स आपकी, ये रिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स जो, ठीक है। अब ये वेव्स क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, आपका शैडो जोन क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपको पी वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी, ये हो गया आपका शैडो जोन क्रिएट। क्लियर हो गया होगा पी वेव्स का शैडो जोन क्यों है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एस वेव्स है, अब ये लिक्विड में जैसे एंट्री करेगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस, ये आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, ये आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। इसलिए हम देखते हैं कि एक 105 डिग्री के बाद आपका पूरा जो एस वेव्स है वो आपको शैडो जोन यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप शैडो जोन आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर देखें टाइप ऑफ अर्थक्वेक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर टाइप ऑफ अर्थक्वेक की बात करें, अगर टाइप ऑफ अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो कारण है आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, मैंने आपको बताया था रॉक्स हैं मूव कर रही हैं, एक ना एक तो सबडक्ट होगी, जो सबडक्ट होगी उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी चारों डायरेक्शंस में, तो वही यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक का एक स्पेशल क्लास यहाँ पर बताया गया है वोल्केनिक अर्थक्वेक, वोल्केनो फटा तो बेसिकली उसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई, तो उससे भी अर्थक्वेक यहाँ पर आपका देखने को मिल सकता है। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक बेसिकली माइनिंग एक्टिविटीज जहाँ पर होती हैं, माइंस वगैरह आप देखते हैं कि ढह गई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोलैप्स हो गई बेसिकली, तो वो आपका बेसिकली क्या है, आपका कोलैप्स अर्थक्वेक, उसके कारण अर्थक्वेक होता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, अब यहाँ पर बेसिकली ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक या ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हैं, अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह एटॉमिक टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसके कारण भी जो एनर्जी होती है वो उससे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। रिजर्वॉयर अर्थक्वेक है आपका बेसिकली डैम्स वगैरह या फिर लेक्स वगैरह के कारण आपका यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोड्यूस यहाँ पे ये हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ की बात भी कर लेते हैं एक बार कि डेप्थ के बेसिस पे अर्थक्वेक कैसे है। मॉडरेट अर्थक्वेक है आपका जो आपका सरफेस से 0 to 50 किलोमीटर होगा, इंटरमीडिएट 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक, डीप फोकस 250 से 750 किलोमीटर तक। आप सरफेस से अगर देखेंगे तो 750 किलोमीटर के जहाँ पर फोकस हो, ये फोकस की बात कर रहा है, ठीक है, फोकस जो होगा अगर इतना आपका 750 किलोमीटर नीचे है तो वो आपका डीप फोकस होगा 250 से 700 के बीच में, इंटरमीडिएट 50 से 250 के बीच में, और मॉडरेट क्या होगा 0 to 50 किलोमीटर के बीच में। अगर हम अर्थक्वेक के मीजरिंग की बात कर लेते हैं तो अर्थक्वेक मीजर्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्केल्ड किया गया है अर्थक्वेक को या तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और इंटेंसिटी के बेसिस पे। मेन जो स्केल्स हैं वो रिचर स्केल्स है और आपकी मरकाली स्केल्स है। रिचर स्केल्स में क्या है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेसिकली कि आपका ये जो फोकस है यहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो उसको मेजर करता है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है मैग्नीट्यूड इसको मेजर करेगा। 0 से 10 के बीच में रहता है इसमें डिफरेंस। और मरकैली जो है वो बेसिकली इंटेंसिटी को मेजर करती है। अब इंटेंसिटी क्या है, ये मेजर करता है कि जो इसका ये तो ठीक ही है फोकस से जो एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन जो क्रस्ट पर जो बिल्डिंग्स वगैरह जो नुकसान हुआ है ये उस मैग्नीट्यूड को मेजर करता है जो कि विजिबल है, डैमेज जो हमें विजिबल होता है ये उसको मेजर करता है। और इसकी जो बेसिकली स्केल है वो 1 to 12 के बीच में रहती है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आफ्टर दैट हम अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। ये एक नेचुरल हैजार्ड है, इससे क्या क्या अफेक्ट्स हैं देख लेते हैं। ग्राउंड शेकिंग नॉर्मल सी बात है, अर्थक्वेक आएगा आप देखते हैं वाइब्रेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, अब डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट क्या है, मान के चलें ये आपकी एक अर्थ है, यहाँ पर आपकी कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अर्थक्वेक आया या तो ये क्या होगा या तो ये नीचे खिसक जाए, ठीक है, या ये जब नीचे खिसक जाता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। लैंड एंड मड स्लाइड्स, ये बेसिकली आप देखें स्लोपी एरिया में, कल ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपकी देखते हैं कि ये लैंडस्लाइड्स, यहाँ पर रोड बना हुआ है, ये बेसिकली आपका पूरा यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुए। सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होता है, सॉइल लिक्विफिकेशन बेसिकली होता है कि आप देखेंगे कि ड्यू टू सम रीजन्स, मान के चलें ये सॉइल है, यहाँ पर पूरा वाटर क्या हो गया सेचुरेट हो चुका है, अब ये क्या हो चुकी है सॉलिड में हो चुकी है। सॉइल क्या है आपकी, ये सॉलिड में हो चुकी है, यहाँ पर आपने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह ऑफिस वगैरह यहाँ पर
बना लिए हैं। बट ड्यू टू सम रीजन अर्थक्वेक वगैरह आता है, ये सॉइल फिर से एक बार लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो ये क्या होगी, ये सब ढह जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सॉइल लिक्विडिफिकेशंस। ग्राउंड लर्चिंग, बेसिकली ग्राउंड जो बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी हैं, ग्राउंड क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, उसको हम लर्चिंग बोलते हैं। एंड दिस इज योर एवलांचीज, पता है ये आपको। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स, फायर्स, स्ट्रक्चर कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सुनामी, ये ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो पहले के 6 हैं, मतलब कि ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मडस्लाइड, सॉइल लिक्विडिफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग एंड अवलांचीज, ओके, हैव सम बियरिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स, वाइल अदर जो बाकी जो बच रहे हैं वो इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल्स। लेकिन जो ऊपर के 6 हैं उनसे भी लाइफ होती है, लेकिन ये इमीडिएटली ही लाइफ को ही आपको हार्म करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुनामी के ऊपर, वो हम देखते हैं सुनामी के ऊपर अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके पहले फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थ अक्यूरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थ अक्यूरेंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो मैं आपको बताऊं, पर इसके बाद हम थोड़ा महेश बनवाल का भी जो बुक में दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन कैजुअलिटीज के बेसिस पे भी इस बुक में बेसिकली क्या है, अर्थक्वेक को डिवाइड किया गया है। मॉडरेट हैजार्डस अर्थक्वेक, जहाँ पर 50,000 से लोगों हार्म हुए हों, वो बेसिकली मॉडरेटली हो जाता है। हाईली में 51,000 से 1 लाख, एंड मोस्ट हैजार्डस में जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कैजुअलिटीज हुई हो, वो बेसिकली मोस्ट हैजार्डस हो जाता है। इसके बाद 2 लाइन आती हैं, आइसोसीजमल लाइंस क्या होती हैं, बेसिकली द रीजन जहाँ पर सेम सीज्मिक इंटेंसिटी की लाइंस जुड़ी हों, मतलब सेम इंटेंसिटी से जो लाइन जुड़ी हों, जैसे यहाँ पर सारे मान के चलें रिचर स्केल्स के हिसाब से 1 1 1 1, तो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉरी मैकेली से mm स्केल के हिसाब से देखते हैं कि 1 1 1 1 की अगर जुड़ी है तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आइसोसीजमल लाइंस। होमोसीजमल लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेस विच एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक ट्रेमर्स एट द सेम टाइम्स, जहां पर अर्थक्वेक सेम समय पर फेस किया गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम होमोसीजमल लाइंस। आफ्टर दैट ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, कॉज ऑफ अर्थक्वेक वगैरह देख चुके हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं हम क्या है आपका। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, बेसिकली इसको 4 बेल्टों में डिवाइड किया गया है, 4 बेल्टों में बेसिकली डिवाइड किया है। सबसे पहले है सरकम पैसिफिक बेल्ट, इस बेल्ट को बेसिकली हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, जहां पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे आप रिंग ऑफ फायर, अर्थक्वेक, वोल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। दिस बेल्ट अकर 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, इस बेल्ट में क्या है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पर 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम रीजन्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे चिली हो गया, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो बेसिकली एक्टिव वोल्केनोज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, ये आपका है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जो हमने पॉइंट्स वहाँ पे बोले वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ पर लोकेशन कैसे हो गया आपका, चिली हो गया, कैलिफोर्निया, अलास्का हो गया, जापान हो गया, ठीक है, एंड दिस इज योर साउथ ईस्ट आइलैंड रीजन, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, फिलीपींस यहाँ पर हो गया, तो ये सारे रीजन्स, ये है आपका रिंग ऑफ फायर। तो जब भी अगर क्वेश्चन अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है तो इस टाइप से आप एक फिगर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका मिड कॉन्टिनेंटल, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या है, ये दिस बेल्ट अकाउंट फॉर 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक, ये 63% है, 21% है, इसको मेडिटेरियन एंड एल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली देखें तो ये बेसिकली आपका एल्प्स, माउंटेन, कॉकस, हिमालयास, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट रीजन्स को भी ये कवर करता है, उसके बाद ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में जाकर मिल जाता है। ये देखें आप, ये है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, तो ये बेसिकली मेडिटेरियन सी, एल्पाइन हिमालयंस, कॉकस माउंटेन्स रसिया का, हिमालयन रीजन्स को है। आफ्टर दैट ये क्या है, बेसिकली ये देखो आप यहाँ पर आ गया है, ये बेसिकली सरकम पैसिफिक बेल्ट से जाकर मिल जाता है। और क्लियर देखना है तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पर आपका ये इससे मिल गया, करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं मिड अटलांटिक रिज बेल्ट की, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे मोस्टली आपको मॉडरेट और सैलो फोकस अर्थक्वेक मिलते हैं। आई होप अब आपको ये पता होगा मॉडरेट और सैलो फोकस अर्थक्वेक क्या होते हैं आपके, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, रिप्रेजेंट्स डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन से होती है। यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, डाइवर्जेंट फिर भी देख लेते हैं।
जब दो प्लेट्स आपस में दूर जा रही हूँ उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो यहाँ पे बेसिकली वोल्केनो वगैरह या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वगैरह आती है। ये बेसिकली एक्सटेंड फ्रॉम आइसलैंड इन द नॉर्थ टू वोवोटुआ आइलैंड इन द साउथ में आपको देखने को ये मिलेंगे। देख लेते हैं मैप में। ये बेसिकली आपका मिड अटलांटिक रेंज है, यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है। ये बेसिकली आपका आइसलैंड है और यहाँ पर आप देखेंगे वोवेट आइलैंड है। ये आइसलैंड है एंड दिस इज योर वोवेट आइलैंड्स। तो ये सारे फिगर्स आप अगर अपने पेपर में बनाएंगे तो आपका नंबर इंक्रीज होंगे। बाकी कुछ रीजन्स हैं जैसे कि ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी भी में भी आपको, इंडियन ओशियंस में भी आपको कुछ रीजन्स में आपको वोल्केनो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुनामी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रिमोर इज बिलो द ओशियनिक वाटर्स। ठीक है, मतलब कि ये देखें आप, ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये आपकी लैंड है ओशियंस के नीचे। यहाँ पर जब बेसिकली आपको देखें कि अर्थक्वेक आया, इससे जब ये हम पहुंचेगा तो यहाँ पर आप सुनामी देखेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया बिलो ओशियनिक वाटर एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई, और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। सुनामीज आर द वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रिमोर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक। ये बेसिकली क्या है आपका, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, अर्थक्वेक तो यहाँ पर आ गया, इसके कारण जो एनर्जी रिलीज हुई उसके कारण वेव्स क्रिएट हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, सुनामी इज नॉट इटसेल्फ अर्थक्वेक नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके कारण जो अर्थक्वेक के कारण एनर्जी जनरेट हुई वो बेसिकली आपका यहाँ पर सुनामी है आपका। अर्थक्वेक तो बेसिकली हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए आए हो, लेकिन उसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग हो सकता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रिचर स्केल पर सुनामी तभी आ सकती है जब अर्थक्वेक रिचर स्केल पर 5 से ज़्यादा हो, तभी आपके सुनामी आप देखने को मिल सकती है। सुनामी बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ऑन कमिंग ओशियनिक वेव्स। ठीक है, इट्स रोटेशन इज नॉट विद द टाइडल वेव्स, दीज वेव्स आर वेरी लॉन्ग एंड विथ लेस ऑसिलेशंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो वेव्स हैं, दीज वेव्स आर वेरी लॉन्ग, इस टाइप से इसकी वेव्स हैं, बहुत ही लंबी लंबी वेव्स हैं। ठीक है, उनका जो ऑसिलेशंस है, अब आप एक देखो कितने लंबे समय का ऑसिलेशंस क्या है, कम से कम वेव्स का बेसिकली जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स हैं आपकी। ठीक है, सो दिस इज दीज वेव्स आर वेरी लॉन्ग एंड विथ लेस ऑसिलेशन विच ओरिजिनेट्स इन द ओशियंस ड्यू टू अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द ओशियन बेड। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सुनामी वेव्स इज अप टू कंप्लीट डेप्थ विच मेक्स देम, ये पूरी डेप्थ को इतनी बेसिकली जो ये लॉन्ग वेव्स हैं इनकी जो डेप्थ है वो बेसिकली ये कंप्लीटली जो ओशियन बेड है ना उसको टच कर जाती हैं। ओके, जो उनको जो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक जो कि उनका डिवास्टेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो वेव लेंथ है वो 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर इसकी जो वेव लेंथ है आपको देखने को मिलेगी, और जो स्पीड है बेसिकली वो आपकी क्या होगी, 650 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड 1 मीटर का होगा वेव्स का, बट व्हेन दे एंटर इन द कोस्टल रीजन देन द हाइट ऑफ वेव्स आर इंक्रीजेस रैपिडली। लेकिन जब वो कोस्टल रीजन्स में इंक्रीज करती हैं, जो उसकी जो फिर हाइट होती है वेव्स की, ओके, वो क्या होगी, वो आपकी बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से हमें एक सुनामी देखने को मिली आपकी 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में इन द इंडियन ओशियंस। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि इंडियन प्लेट यहाँ पर क्या हुई थी, सबडक्ट हुई थी। ये इंडियन प्लेट है आपकी और ये बर्मीज प्लेट है, इंडियन प्लेट बाद सबडक्ट बिलो द बर्मीज प्लेट। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या था, 8.9 था, मैंने आपको बताया था। रिचर स्केल पे अगर 5 से ज़्यादा है तो आपको सुनामी देखने को मिल सकती है। 11 कंट्रीज ने ये सारी चीज़ें फेस की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वेव्स। नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु वाज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। ये 2004 की बात हो गई। 2011 में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया ऑफ जापान हैज द सेम ग्रेट सुनामी ऑफ द मिलियन रिजल्टिंग बिगेट डिजास्टर्स।
2011 में फिर से एक बार सुनामी हमें जापान में देखने को मिली, जिसकी रिचर स्केल्स 9 थी। वो कितनी थी? 8.9। ये हमें 9 की देखने मिली। एपी सेंटर बस 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मियागी कैपिटल सेंडाई एंड डिस्टेंस 373 किलोमीटर। तो ये हमें सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका सेंडाई को जो एयरपोर्ट था वो मर्ज हो चुका था, हजारों लोग मरे। जो फुकुशियामा जो एटॉमिक प्लांट है बेसिकली जो डिवास्टेशन हुआ था, एक्सप्लोड हो गया था, वो भी आपको इसी सुनामी के कारण आपको देखने को मिला था। यूक्रेन का जो बेसिकली एटॉमिक एक्सीडेंट था उसके बाद हमें ये जापान का एक्सीडेंट देखने को मिला, ठीक है। और अभी इतने डिवास्टेशन फैक्टर पर ये दूसरा एक्सीडेंट था जापान का, पहला था आपका यूक्रेन का। एटॉमिक रेडिएशन को मेजर कैसे करते हैं? यूनिट क्या है? रेम्स है उसकी यूनिट जिस पर हम एटॉमिक रेडिएशन को मेजर करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन वाज ऑफ 7 ऑन रिचर स्केल्स। जापान ने यहाँ पर पहली बार किसी कंट्री ने यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी इमरजेंसी अनाउंस की थी, वो था जापान। आपका हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया था यहाँ पर आपका। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जापान बेसिकली वेरी सेंसिटिव है। क्यों है? बेसिकली क्योंकि इट इज सिचुएटेड बिटवीन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड सर्कम जापान बेल्ट के बीच में। तो यहाँ पर आपको वोल्केनो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपस में इस तरीके से प्लेट है, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आफ्टर सुनामी के बाद क्या हुआ? कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप देखेंगे कि सेटअप किए गए, जिससे सुनामी के आने से पहले पता पड़ जाए कि फोरकास्टिंग हो सके। तो उसी में एक है डार्ट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी इज ए स्पेसिफिक टेक्निक बाई विच फोरकास्टिंग ऑफ सुनामी इज पॉसिबल। ये एक डार्ट है, ठीक है। तो डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, जिससे हम फोरकास्ट कर पाए सुनामी। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। पहला है सोनामीटर एंड सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग एपरेटस। सोनामीटर से क्या होगा? जो हमें सी लेवल के बारे में पता करता है कि सी लेवल से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये ऐसा सुनामी वगैरह आने के कोई चांस है। सी लेवल इंक्रीज होगा तो ये पहले से क्या करेगा? अलर्ट कर देगा। दूसरा है सिग्नल एंड कम्युनिकेटिंग, जिसमें फोरकास्टिंग हो पाए, लोगों को अवेयरनेस दी पाए और वहाँ से लोगों को हटा दिया जाए। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमें सुनामी के बारे में 8 घंटे पहले से ही पता चल सकता है, ठीक है। अगर सुनामी आ रही है तो हमें 8 घंटे पहले से अब इस टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं। 2004 की सुनामी के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई थी। साइंटिस्ट आर एक्टिव टू एस्टेबलाइज कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स। कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स के भी लिए भी ट्राई किया जा रहा है, एक्टिव हैं, इसको एस्टेबलाइज किया जाए। इससे क्या होगा? 14 कंट्रीज़ में बेसिकली इसको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर साइंटिस्ट। इससे क्या होगा? हमें 20 से 24 घंटे पहले सुनामी का सी लेवल वगैरह पता पड़ जाएगा, सुनामी की फोरकास्टिंग वगैरह हो सकती है। इंडिया ने भी यहाँ पे क्या रखा है? इंडिया हैज डेवलप्ड हाई एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर प्योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द सुनामी। ये इंडिया के बारे में है कि इंडिया का DSS सिस्टम है, जिससे हमें पहले कोस्टल एरियाज के सुनामी के बारे में फोरकास्टिंग करने में मदद मिलती है। फिर बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये ऑप्टिकल, जियो स्पेस, रिमोट सेंसिंग, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस वगैरह हमें ये सारी मिल रही है। आफ्टर दैट यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, सब मतलब इतना कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये देख लेते हैं। अक्टूबर 2007 इंडिया स्टार्टेड द मोस्ट एडवांस सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडिया विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम टू इट्स नेबरिंग कंट्री। जो भी इस सिस्टम के थ्रू इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इंडिया अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी ये शेयर करता है। इट विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक ट्रेमोर ऑफ इंडियन ओशन 20 मिनट्स। अगर इंडियन ओशन में कहीं पे भी बेसिकली अर्थक्वेक देखेंगे और तो 20 मिनट के अंदर इंडिया को जो सिस्टम से बेसिकली सुनामी वार्निंग सिस्टम इंडिया को वो अलर्ट कर देगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, जिससे वजह से आप फोरकास्टिंग कर पाएँ, लोगों को मदद कर पाएँ, वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके बाद हम सीज्मिक जोन की बात कर लेते हैं। इंडिया का जो सीज्मिक जोन है वो कितने पार्ट्स में डिवीजन है? ISU इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने 54% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री को 4 सीज्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है इंस्टेड ऑफ 5। तो इंडिया में कोई पूछे कितने सीज्मिक जोन है तो 4 सीज्मिक जोन्स हैं। बारडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने भी इसको कंफर्म किया 2010 में, ठीक है। ये पहले रिचर स्केल पर था सीज्मिक जोन, पर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि रिचर स्केल्स में क्या था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या करता था आपका रिचर स्केल्स में बेसिकली एनर्जी जो रिलीज होती है सिर्फ उसी को ही मेजर करता था, मतलब फोकस से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है सिर्फ उसको मेजर करता था। तो एक प्रोमिनेंट नहीं पड़ता था कि क्या सही है।
इस वजह से हमने MM स्केल्स में लिया। अब ये इंटेंसिटी को मीजर करता है। इंटेंसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड तो ठीक ही है, साथ ही साथ जो भी डिवास्टेशन हुआ है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, रिचर स्केल्स में क्या है, रिचर स्केल्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता पड़ता है कि कितने मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है, डिवास्टेशन से नहीं पता पड़ता है। सीस्मिक जोन को बेसिकली हमारे इंडिया को 4 सीस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 है लेस इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, 6 या 6 से कम, 7, 8, 9 या 9 से ज़्यादा। 46% ऑफ द कंट्री लेस इंटेंसिटी में। जोन 3 में मीडियम इंटेंसिटी में आप देख सकते हैं ये रीजन्स हैं, केरला है, गोवा, आपका गुजरात वीसी, सॉरी उत्तर प्रदेश वीसी में, गुजरात वीसी में, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी आपके हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र। 8 में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट आप देखेंगे, नॉर्थन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे तो आपको हाई मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन्स में आपको देखने को मिलेगा, रन ऑफ कच्छ, बिहार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9165013950 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा आपका ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, उस पर आप बात कर सकते हैं।